नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है वायुमंडल का संगठन, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जो टीजीटी और पीजीटी का है उसका सिलेबस दिखा देते हैं। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी में टीजीटी का सिलेबस। अब इसमें आप ध्यान देंगे यहाँ तो आपको दिखेगा कि वायुमंडल की संरचना, सूर्यताप एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक, इन सब चीज़ों को पढ़ना है जो कि वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग वायुमंडल की संरचना नहीं बल्कि वायुमंडल की संगठन को पढ़ेंगे, कंपोजिशन को पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वायुमंडल की संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। चूँकि इसी से रिलेटेड है और प्रश्न साथ में पूछे जाते हैं तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वायुमंडल की संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वायुमंडल का संगठन मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हर ग्रह का अपना एक वायुमंडल होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का भी एक अपना वायुमंडल है जो कि अलग अलग गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार हर ग्रह का अपना अपना एक वायुमंडल होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का भी एक अपना वायुमंडल है जो कि अलग अलग गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी को कंबल की भांति चारों ओर से ढके हुए है। इस चीज़ को आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी को एक कंबल की भांति ढका हुआ है। जैसे हम लोग ठंडे के मौसम में अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए कंबल से ढक लेते हैं, तो उसी प्रकार वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से एक गैसों के आवरण से ढका हुआ है। ठीक है, अब ये जो गैस का आवरण है जिसे हम लोग वायुमंडल कह रहे हैं, ये पृथ्वी से अटैच कैसे है। ठीक है, आखिर पृथ्वी से अलग क्यों नहीं हुआ है। अब देखिए इस पिक्चर में, यहाँ यह है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों तरफ आपको एक लेयर दिखाई दे रहा होगा, यही है एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल। तो ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ कैसे है, आखिर सटा क्यों है, ये पृथ्वी से अलग क्यों नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न है जो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के कारण जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से लगा हुआ है, सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो ये है हमारी पृथ्वी, और इसी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है, जो अलग अलग प्रकार के गैसों का आवरण है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, हम लोग डिटेल से इसको देखेंगे। अब इसमें एक वर्ड आता है वायुमंडलीय दबाव। इस चीज़ को आप समझिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से आपका बनेगा। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, तो जिस तरह हर एक वस्तु का अपना वजन होता है, ठीक उसी प्रकार वायु का भी वजन होता है, वेट होता है। ठीक है, और जब वायु का दबाव जो वजन है वो पृथ्वी पर पड़ता है तो उसी को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज आपको कोई ऊपर से दबाए तो उस आदमी का दबाव आपके ऊपर पड़ेगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार जो वायु है, हवा है, जो अलग अलग प्रकार के गैसों से मिलकर बना है ना वायुमंडल, उसका जब दबाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तो इसी दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अब इसमें एक
जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसका रोल क्या है, क्या भूमिका है। सपोज अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहे तो क्या होता। हाँ, ये प्रश्न मन में आ सकता है कि अगर एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडल नहीं हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर का। तो क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैसें हैं, सभी गैसों का अपना अपना महत्व है। वायुमंडल में जो अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, हर एक गैस की अपनी एक विशेषता है और हर एक गैस की अपनी एक महत्व है, ठीक है। जैसे पौधों के लिए CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी छोड़ते हैं, ठीक है। अब जीव जंतु के लिए O2 ऑक्सीजन है ना। जो हमारा वायुमंडल में जो भी गैस है, कार्बन हो गया आपका पेड़ पौधों के लिए और ऑक्सीजन हो गया जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए। तो वायुमंडल से ही इन पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए जरूरी गैसें मिल जाती है। एक इंसान को, एक जानवर को, एक पेड़ पौधों को जो भी नेसेसरी गैस है, यानी जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है, वो गैस इस वायुमंडल में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल की क्या भूमिका है, क्या रोल है हमारे लाइफ में, ठीक है। इसलिए वायुमंडल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है अभी हम लोगों ने देखा। अब वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। सपोज अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है वो नहीं रहता, तब क्या होता है, जो सनलाइट है वो सनलाइट, ठीक है, जो सनलाइट है, सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये यहाँ सन है, ठीक है। अब यहाँ से जो सन से जो भी रेज आएंगी, ये रेज क्या होगा, ये किरण क्या होगा, पृथ्वी को पूरा हीट कर देगी, गर्म कर देगी। अब इतना गर्म हो जाएगा कि इस पे जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। तब क्या होता है कि जो भी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, इन किरणों से जब पृथ्वी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इस गर्मी को मेंटेन करने का काम हमारा वायुमंडल करती है, ठीक है। कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है तो कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रकार जो हमारा पृथ्वी है उसका तापमान बना हुआ रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा वायुमंडल की भूमिका, ठीक है। और क्या इसका रोल है वायुमंडल का। तो यूवी रेज, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज है ना, सूर्य की किरणें जब आती हैं पृथ्वी पर तो वो एक अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में आती है ना। वो ह्यूमंस के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, तो उससे पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है। कैसे, तो सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सन है। अब सन से जो भी लाइटें या जो भी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, पड़ती हैं, उन किरणों को ये वायुमंडल जो यूवी रेज है, जो हानिकारक किरणें हैं, उसे फिल्टर कर लेती है, इसको छान लेती है, और जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण पृथ्वी पर कोई जान माल की क्षति नहीं होती है। नहीं तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसी से आपको स्किन कैंसर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एटमॉस्फेयर यूवी रेज से हमारी पृथ्वी को बचाने में, ठीक है। फिर है कि जो उल्का पिंड है ना, उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने से पहले ही इसको नष्ट कर देती है। कैसे, तो अभी जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, देखिए आप इसमें समझने की कोशिश करें। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है। अब सपोज ये मेटियोर है, एक उल्का पिंड है। अब ये जब अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने की कोशिश करेगा तो इसे पहले इस वायुमंडल के परतों से गुजरना पड़ेगा,
और जैसे ही ये उल्का पिंड वायुमंडल के संपर्क में आता है, ये जलकर राख हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, घर्षण के कारण। तो इससे पृथ्वी की रक्षा होती है, यानी कोई बड़ा हादसा होने से बचा लिया जाता है वायुमंडल के द्वारा, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो वायुमंडल है उसका क्या रोल है पृथ्वी के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल के संगठन, यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ हम एक देसी एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। संगठन का मतलब होता है जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसे ही संगठन कहते हैं, ठीक है। संगठन या संगठन, ठीक है, कॉम्पोजिशन। जैसे आप समोसा को ले लीजिए, समोसा खाए होंगे। समोसा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? उसमें आलू होता है, उसमें कई प्रकार के मसाला मिलाए जाते हैं, ठीक है, बादाम मिलाया जाता है, फिर मैदा से उसको ये करके बनाया जाता है। तो जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ा हमें समोसा बनाने के लिए, वो समोसा के लिए एक संगठन कंपोजिशन हो जाएगा। तो वायुमंडल के लिए क्या कंपोजिशन हो सकता है? मतलब सिंपल सी चीज़ है कि किन किन गैसों से मिलकर वायुमंडल बना है, या फिर गैसों के अलावा और भी कुछ है वायुमंडल में, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कंपोजिशन कहते हैं एटमॉस्फेयर का, यानी वायुमंडल के संगठन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सपोज हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी से ऊपर जो भी लेयर है ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन भी है, ओजोन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपको इसमें वाटर वेपर भी मिल जाएगा, जल वाष्प मिल जाएगा, आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण भी मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से मिलकर पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो बना हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग पृथ्वी का संगठन यानी वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से, जिन जिन गैसों से मिलकर वायुमंडल बनी है, या गैसों के अलावे और भी अगर किन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है वायुमंडल, तो उसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के संगठन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसों का अधिक मात्रा में उपलब्ध है। मतलब क्या कि हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैस सबसे अधिक पाए जाते हैं, पहला नाइट्रोजन तथा दूसरा ऑक्सीजन। अब ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल के 99% भाग को कवर किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, ठीक है। और शेष 1% में अन्य गैसें, मतलब अगर वायुमंडल को हम लोग 100% मान लें, ठीक है, तो उसमें से 99% क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और 1% में बाकी की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुलता इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है, ठीक। फिर है, इन गैसों में कुछ भारी है तो कुछ हल्की। अब वायुमंडल में जो भी गैसें हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो भारी होंगी और दूसरी हल्की होंगी। गैस भी दो प्रकार का, एक भारी एक हल्का, है ना। तो जो भी भारी गैसें होंगी, है ना, जो भी भारी गैसें होती हैं वो धरातल के आसपास पाई जाती हैं। अब स्वाभाविक है कि जो चीज़ भारी होगा वो नीचे ही होगा और जो हल्का होगा वो ऊपर होगा, ठीक है। तो जो धरातल के आसपास गैसें पाई जाती हैं वो हेवी गैसेस होती हैं, भारी गैस होती हैं। और जो धरातल के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और जो गैस आपको मिलेगा वो हल्की गैसें होती हैं, ठीक है। अब भारी गैसों में कौन कौन सी गैस आ जाती है? तो भारी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 20 किलोमीटर के
एरिया में आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो 20 किलोमीटर के क्षेत्र तक आपको मिलेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों 20 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा धरातल से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितने किलोमीटर तक? तो 20 किलोमीटर तक। प्रश्न पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट और रीजन वाला जो क्वेश्चन होता है कथन और कारण वाला में, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस, इसकी अधिकता धरातल से 20 किलोमीटर के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब आगे देखेंगे हाइड्रोजन, तो 125 किलोमीटर तक, जो कि पृथ्वी के निचले स्तरों में पाई जाती है। ठीक है, मतलब आप यहाँ एक चीज़ समझिए कि हल्की गैस की बात करें हम तो CO2 आ जाएगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हल्की गैसें हैं। ठीक है, जबकि सॉरी ये भारी गैसें हैं, सॉरी ये भारी गैसें हैं जो कि धरातल के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। भारी होंगी तभी तो नीचे देखने को मिलेगी ना, हल्की होंगी तब तो ये ऊपर जाएंगी। अब हल्की गैसों की बात करें तो इसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि पाई जाती है, जो कि अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो भारी गैस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, जो कि 125 किलोमीटर के हाइट तक पाया जाता है। इसके ऊपर जो भी गैसें पाई जाती हैं वो हल्की गैसें होती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई अधिक होती है। ठीक, अब आप राउंड फिगर में इसको देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये कुल जो क्षेत्रफल है, मतलब वायुमंडल में जो कुल इसका भाग है वो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब 21% ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये 99% होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 99% कवर करता है वायुमंडल का। बाकी जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प है, और भी लिथियम, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, इन सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है 1% में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको इससे फैक्ट जो है इसे याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं TGT और PGT में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, क्या? नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो कि एक्चुअल में 20.94%, इसीलिए इसको राउंड फिगर में 21% मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्गन, जो कि 0.93% पर पाया जाता है। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चौथे नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर में कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन, सेकंड में ऑक्सीजन, थर्ड में ऑर्गन और फोर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मेन ये चारों को याद रखना है, बाकी आप शेष करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख लें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहला नाइट्रोजन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन को। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है? 78.08%। ठीक है, यह एक प्रकार का रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। ठीक है, ना तो इसका कोई रंग होता है, ना ही कोई इसका स्वाद होता है, और ना ही इसका कोई गंध होता है। ठीक है, यह एक अक्रिय गैस है। यह क्या है? अक्रिय। अक्रिय का मतलब क्या होता है यहाँ? अक्रिय का मतलब होता है किसी अन्य गैसों के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है,
तो ये नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, इसे कोई दूसरे गैसों से लेना देना नहीं है। ठीक। अब नाइट्रोजन का जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य है, वो क्या है? तो जो फायर होता है, आग होता है, उस पर नियंत्रण पाना। ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है, काम है, वो है आग पर नियंत्रण पाना। मतलब अगर ये गैस जहाँ रहेगा नाइट्रोजन, तो वहाँ जल्दी आग नहीं लगेगा। ठीक है। यह किसी अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए तो इसको अक्रिय गैस कहा जाता है ना। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि अक्रिय गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं। तो उसमें हीलियम आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा और रेडॉन। आपको इन गैसों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय है। तो आपको ध्यान रखना है हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस हैं। ठीक। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है? 20.94%। ठीक है। यह भी एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। ना तो इसका भी कोई रंग होता है, ना इसका ही कोई स्वाद होता है, और ना ही कोई गंध होता है। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, ये जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। क्या आप बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अगर पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ही लोग यहाँ सरवाइव कर पाते हैं। अदरवाइज किसी और ग्रह पर हवा नहीं रहने के कारण लोग नहीं जा सकते हैं और वहाँ नहीं रह सकते हैं, कोई लाइफ ही नहीं है वहाँ। ठीक है। तो एक जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक गैस हो जाता है। ठीक। इसके अनुपस्थिति में आग नहीं जल सकती। अगर किसी स्थान पे आग लगाना हो और वहाँ ऑक्सीजन यानी हवा नहीं हो, तो किसी भी कीमत पर वहाँ आग नहीं लग सकता, जब तक कि ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। आग तभी लगेगा जब वहाँ ऑक्सीजन होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। इसकी मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ठीक। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये? ठीक है। तो जो भी जीवाश्म ईंधन है, उसके दहन के कारण, जब हम लोग किसी जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, जैसे कोयला को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, तब उससे जो धुआं निकलता है, उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो उसके दहन के कारण उत्पन्न जो होता है, उसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। दहन का मतलब होता है जलाना, जलाने से, जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। ठीक है। यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? सपोज ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर यह हमारा वायुमंडल है। अब वायुमंडल में क्या होता है कि ये सनलाइट पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है। अब जो इससे गर्मी होती है, ठीक है, वो गर्मी, पृथ्वी इससे गर्म हो जाती है सूर्य के प्रकाश से। अब ये गर्मी वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है वायुमंडल में। ठीक है। और वायुमंडल चूँकि इन गैसों को ऑब्जर्व करके रखा हुआ है, जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, तो बाहर जाने नहीं देती है। कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का एक जो तापमान है वो मेंटेन बना हुआ है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओजोन। क्या? ओजोन। तो ओजोन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जैसे ऑक्सीजन का होता है ना O2, तो जब सनलाइट, सपोज आप इस चीज़ से समझिए, ये सन है। ठीक है। अब ये सनलाइट जब पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो पृथ्वी पर पड़ने से पहले ये ऑक्सीजन है यहाँ हमारा वायुमंडल में।
अब इससे जब से ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हीट होता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटने लगता है और टूट टूट कर ओ जो O2 है वो डबल O में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये इसके साथ मिल गया, इसके साथ, तो ये O3 बना लेता है, मीन्स ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजन की टूटने और जुटने की प्रक्रिया से ही ओजोन गैस का निर्माण होता है। ठीक है। अब वायुमंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक। ओजोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट गैस इसलिए भी है क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी किरण जो हानिकारक होती है हमारे लिए, उससे हमें ये रक्षा करती है। और यही ओजोन लेयर है जो कि परावैंगनी विकिरण को फिल्टर करके, छान करके पृथ्वी तक आने देती है, सूर्य के प्रकाश को। ठीक है। इसी कारण हम लोगों का जो त्वचा संबंधी रोग है वो नहीं होता है। ठीक है। नहीं तो अगर ओजोन परत नहीं होता तो जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाती और बहुत सारा स्किन डिजीजेज, त्वचा से संबंधित रोग हो सकता था। तो उससे हमें ये बचाती है। ठीक। नेक्स्ट है जल वाष्प, वाटर वेपर। वायुमंडल में 2 से 4% के बीच जल वाष्प पाया जाता है। जल वाष्प क्या होता है? मतलब जैसे आप गर्म पानी करें और जब वो भाप बन जाता है तो भाप बनकर क्या होता है, वो ऊपर उड़ता है। तो जो पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ा वही तो जल वाष्प है। ठीक है। तो पूरे वायुमंडल में 2 से 4% तक जल वाष्प भी पाया जाता है। और अगर हम बात करें पृथ्वी पर तो अधिकतम जो जल वाष्प है वो भूमध्य रेखा पर होता है जो कि 4% तक, और न्यूनतम जो होता है वो 2% ध्रुवों तक या ध्रुवों के क्षेत्रों में। ठीक है। 90% आर्द्रता जो है वायुमंडल के 6 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है। सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तब हम लोग सब लेयर को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सपोज ये हमारा वायुमंडल है। अब हम अर्थ से, पृथ्वी से लेके 6 किलोमीटर तक हम जाएंगे। ठीक है। तो इसी 6 किलोमीटर में 90% आर्द्रता वायुमंडल की पाई जाती है। ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जो जल वाष्प है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो रोल किस चीज़ में काम आता है? तो जो बादल बनने की प्रक्रिया होती है ना, बादल बनने से पहले जो गर्म होकर हवा अपने साथ जल वाष्प को ऊपर उठा कर ले जाती है, तो बादल बनने में ये जल वाष्प की भूमिका काफ़ी अधिक होती है। ठीक है। यानी बारिश कराने में भी इसका रोल होगा। बादल बनेगा तभी तो बारिश होगी, और जल वाष्प होगा तभी तो बादल बनेगा। ठीक है। तो जल वाष्प का जो संबंध है वो बादल बनने से है, और बादल का संबंध वर्षा होने से है। तो एक दूसरे से ये दोनों कोरिलेट है, संबंधित। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर यानी वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। हमारा एक थॉट का सीरीज चल रहा है, उसे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ये जो क्लाइमेटोलॉजी में जो एटमॉस्फेयर है उसे भी हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम लोगों को कम समय में अधिक पोर्शन कवर करना है। ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना, क्योंकि जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है उससे संबंधित MCQ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो लेक्चर के बाद आपको MCQ प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, क्विज के फॉर्मेट में। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
थैंक यू।